बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। यहाँ पर स्टेज पर जो बैठे हैं, मैं उनके चलते बहुत खुश नसीब हूँ। पिछले साल आने वाली थी मैं, क्यों ज़फ़र भाई? कुछ ऐसा हुआ कि मैं पिछले साल नहीं आ पाई आपके जलसे में, तो ये कुछ अच्छा ही हुआ। जो होता है अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारे बहुत ही आदरणीय कुरैशी सर यहाँ पर हैं और वो हमेशा से हम लोगों ने उनको पब्लिक सर्विस में एक मिसाल के रूप में देखा है और आज उनके साथ मैं स्टेज पर बैठी हूँ, ये मेरी बहुत ही खुशनसीबी है। ईश्वर सिंह दोस्त को मैं एक बहुत साहसी लेखक, पत्रकार और एक्टिविस्ट के रूप में जानती हूँ और सबला बढ़िया छत्तीसगढ़िया हम कैसे बोलते हैं, हमारी ज़बान किधर जाती है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ पैदा हुए और घर में लोग कैसी ज़बान बोलते थे, बस इसी पर है और तो कुछ नहीं। आप बहुत अच्छा, आपने बहुत सारी चीज़ों की ओर इशारा किया और मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज़ हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ निर्देश दे दिए हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे आपसे कुछ दो चार बातें करूँगी। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि पीछे बहुत सारे प्राइजेस रखे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिनके प्राइजेस रखे हैं वो अब बहुत ही रेस्टलेस हो रहे होंगे, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बच्चियों से, बच्चों से बात करूँगी, माँओं से भी करूँगी, बाकी से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ अगर बैठा हो जो आधा अपनी माँ ना हो तो मुझे बता दे। कोई मर्द, यहाँ डॉक्टर्स तो ढेर सारे बैठे हैं, एक तो ये डॉक्टर ज़फ़र के कारण ढेरों डॉक्टर भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई यहाँ पर है जो कि आधा अपनी माँ ना हो। अब तो मॉडर्न बायोलॉजी में सबको पता है कि आप आधे अपने पिता और आधे अपनी माँ हैं, तो हर लड़की के अंदर अपने पिता का अंश है, हर लड़के के अंदर अपनी माँ का अंश है। तो इसलिए मैं सबसे बात करूँगी, लेकिन हमेशा मैं सोचती हूँ कि जो सबसे नया है उससे अपनी दिल की बात की जाए, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही नया है। मैं सबसे पहले बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहती हूँ मी कैप्स के पूरे टीम को। आदरणीय प्रोफेसर मसूद साहब बैठे हैं। आप लोगों ने जो ये छोटा सा बिरवा रोपा था वो इतना बड़ा पेड़ हो गया है। इसकी छाया में कितने सारे बच्चे आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, एक जैसे सराय सा हो गया है। कोई भी अच्छा काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-5 अच्छे लोग जुड़ जाते हैं और एक अच्छा सा इवेंट कर लेते हैं, है ना? और हमने तो देखा ही है पूरी ज़िंदगी में कितने इवेंट लोग करते हैं, लेकिन अच्छे काम का सिलसिला बनाना ये बड़ी बात होती है। और आपने अच्छे काम का सिलसिला बनाया है। अब ये काम अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा, हमारे उद्घोषक महोदय ने शुरू में, कि जो इंसान जैसे जिंदा है वैसे ही समाज भी जिंदा है और समाज की भी एक शक्ल है, समाज का भी एक होना है, और उस समाज के अंदर उस समाज का जिम्मा कौन लेगा? महात्मा गांधी कहते थे कि हम हर समाज को अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की तकलीफ़ों को खुद ही अपने तरीके से ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप अपनी तकलीफ़ों को खुद ही ठीक करते हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप किसी को बताएंगे नहीं, आपके पेट में तकलीफ़ हो रही है, आप किसी को बताएंगे नहीं, तो इलाज क्या ही होगा। और जब इलाज कोई आपके लिए लाकर बता देगा कि हाँ ये इलाज है, उस इलाज को आप करेंगे नहीं, उन दवाइयों को आप वक्त पे खाएंगे नहीं, तो फिर आप ठीक ही कैसे होंगे? इसी तरह समाज के अंदर जो रोग है, उस रोग को कैसे हम ठीक करेंगे? आज बहुत सारी बातें हो रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। मैं इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि बिहार के मुसलमान में और भोपाल के मुसलमान में बहुत अंतर है।
पहला उपन्यास भारत में लिखा गया रब्बुन्निसा बेगम के द्वारा, उसका नाम है अखलाकुन्निसा, वो हमारे पटना में लिखा गया। तो हमारे यहाँ के तालीम में, हमारे यहाँ के पूरी आज़ादी की लड़ाई में, आप चंपारण में सूची देखिए, आप 1942 में अरेस्ट होने वालों की सूची देखिए कि कितने उसमें औरतें हैं, कितने मर्द हैं। 70,000 तो सिर्फ औरतें पटना और गया में अरेस्ट हुई, और उनमें कोई आप मान लीजिए कि सब हिंदू नहीं थी और क्रिश्चियन, ढेरों मुसलमान थी, क्योंकि बिहार में 25% मुसलमान। तो ये वहाँ से और यहाँ से अंतर है। अब क्या अंतर है? एक बहुत खूबसूरत बात भोपाल में है। भोपाल में सबसे खूबसूरत बात है कि आपके पास आपकी तारीख में ये कहने को है कि आपके ऊपर नवाब बेगमों ने सिलसिलेवार आपका ख्याल रखा है, राज किया है। ये कितनी बड़ी बात है, कोई नई, ये छोटी बात नहीं है। और हमारे पास चूँकि अब यहाँ हम ऐसे पदों पे रहे, तो एक नवाब ख़ानदान के एक भाई हमारे मिलते रहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कि क्या लड़के हुए ही नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कों ने कहा कि ये राजपाट बहुत तरद्दुत है, ये बहनों को करने दो, हम तो तबला सारंगी सुनेंगे। तो इस बहाने से भोपाल में तबला सारंगी का, संगीत का इतना गहरा इतिहास हो गया, क्योंकि भाई राजकुमार लोग, शहजादे लोग तबला सारंगी सुन रहे थे, तो अच्छे तबलची, अच्छे सारंगी वाले यहाँ के बैठ गए, अब्दुल लतीफ़ खां साहब यहाँ के बैठ गए। तो ये भोपाल के अंदर बहुत अच्छी बात हो गई। ये अच्छा होता है कि पुरुषों के अंदर कला के प्रति प्रेम हो जाए और औरतों में थोड़ा प्रशासन का प्रेम हो जाए, तो समाज में बहुत सारा बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारा संतुलन हो जाएगा। और ये भोपाल ने दिखाया। 40 साल, 35 साल, 36 साल पहले जब हम भोपाल में पहली बार आए, हमारे भाई हमारे साथ आए थे, क्योंकि उन्होंने भोपाल देखा नहीं था। उनका हम भी जाएंगे भोपाल देखने के लिए। हमारे ससुर जी ने कहा कि इनके साथ किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, पर भाई टंग गए, छोटे भी थे, स्टूडेंट थे। तो यहाँ उनको सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात लगी कि ढेर सारी औरतें, उस समय हिजाब का इतना चलन था नहीं यहाँ पे, तो ढेर सारी लड़कियाँ 2 व्हीलर चलाती होती थीं। 35 साल पहले की बात मैं आपको कह रही हूँ। मेरे पास ढेरों फोटो, और हमारे पास एक मिनोल्टा का छोटा कैमरा होता था, और हम टिक के खड़े हो जाते थे और फोटो खींचते थे, और खूब सारी फोटोएं हमने ली। ये भोपाल है। तो भोपाल में इतनी भी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन भोपाल में पुरुष हो या स्त्री हो, तालीम के प्रति कोई ध्यान नहीं है। ये भोपाल ही नहीं, बहुत सारी जगहों की ये समस्या है। वो खासकर मुस्लिम समाज जहाँ पर है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर ये समस्या है। मैं आपको 2-4 चीज़ें याद दिलाना चाहती हूँ। इस्लाम का जो धार्मिक पक्ष है, वो किसी भी धर्म की तरह आपके, और जैसा ईश्वर भाई ने कहा कि आपके, या ज़फ़र भाई ने भी कहा कि आपके और आपके आराध्य, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके खुदा, आपके गॉड के बीच है। कैसे आप करते हैं, अपने अपने तरीके हैं। अगर उसके ऊपर ही हम लगातार कायम रहेंगे और उसके अलावा कुछ सोचेंगे नहीं, तो आज शिवरात्रि है, मैं यहाँ आपके पास नहीं आती, है ना? ये कोई बात नहीं होती। मैं आपको, अब शुरू में जब मैं आई तो एक भाई बहुत अच्छा बता रहे थे बच्चों को, हमने सुना उनका थोड़ा सा कि आज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और बहुत अच्छी बात उन्होंने, नई टेक्नोलॉजी, AI, नए ज़माने बदलने, अगला जो भविष्य है, फ्यूचर है, क्या क्या बदलाव आएंगे। तो आप सब बच्चे, सब लोग कोविड के मारे, तो अब सबके हाथ में मोबाइल आ गया कि नहीं आ गया बेटी? आया ना सबके हाथ में, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में। और वो सब कुछ किस चीज से चलता है? एल्गोरिदम से चलता है। एल्गोरिदम से चलता है। एल्गोरिदम जो है वो पता है वो कहां से शब्द आया है? आप मत बोलिए, आपको पता है, और आप गूगल भी कर लेंगे बैठे बैठे चुपचाप। तो बच्चे गूगल भी नहीं कर रहे कि उनको मना किया होगा कि फोन हाथ में मत लेना। तो ये जाफर नाम था उनका, जाफर इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, या अल ख्वारिज़्म जो है खीवा नाम की जगह है उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर वो थे। अब मैं इसलिए एल्गोरिदम की बात कर रही हूँ कि फिर अंग्रेज़ों के पास जब वो गया, उन्होंने जो हिंदुस्तान में
डेसिमल सिस्टम का आविष्कार हुआ था, जीरो का, 9th सेंचुरी में वो हिंदुस्तान आए थे। और जो डेसिमल सिस्टम यहाँ शुरू हुआ था, जो ज़ीरो के ऊपर काम करके और बहुत सारे जो सिस्टम शुरू हुए थे, उस पूरे मैथमेटिक्स को ले जा करके और उन्होंने उसको वेस्ट के सामने जाहिर किया। मतलब उन्होंने तो दरअसल फ़ारसी में किताब लिखी, जो फ़ारसी से फिर अरबी में उसका तर्जुमा हुआ, और जो नंबर्स हैं, जिसको हम नंबर्स कहते हैं, उन नंबर्स को अरबी में कहते हैं हिंदसा। यहाँ हिंदुस्तान से वो जाकर वहाँ हिंदसा हुआ, और वहाँ से वेस्ट में जाकर वो हिंदू अरबिक या इंडो अरबिक या नाउ अरबिक न्यूमरल्स हो गए। ये जो अल ख्वारिज़मी थे, उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि इस्लाम के स्कॉलरशिप के कारण जो मॉडर्न वर्ल्ड में एनलाइटनमेंट है, जिसको हम जानते हैं, यूरोप के अंदर जो एक खुलूस आया विचारों में। पहले ज़माने में आपको पता है कि वो जब कोई बाइबल के ख़िलाफ़ कुछ बोल देता था तो वो उसको चिता पे रख के जला दिया करते थे। वो इतने ज़्यादा खुले ख्याल के लोग थे। लेकिन उन्हें पता चला कि दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें हैं, विज्ञान है, तर्क है, कि धरती चपटी नहीं है, आप चलते चलते नीचे नहीं गिर जाओगे, सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता। ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से आई? जो यूनानी ज्ञान था, जो लातीनी ज्ञान था, जो फारसी ज्ञान था, जो संस्कृत ज्ञान था, जो पाली ज्ञान था, ये सारा उन तक कहाँ से पहुँचा? थोड़ा सा इतिहास देखना। एक देश है स्पेन, उस स्पेन देश में बहुत दिनों तक इस्लामी राज रहा, और वो जो इस्लामी राज रहा, अगर आपने सुना होगा तो दो लोगों का नाम अंग्रेजी में ही देख लेना, एविसेना और एवेरोस। ये एविसेना अबू सीना और अबूरूस, एवेरोस और अविसेना, इन लोगों ने इन सभी प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन सभी भाषाओं को उन्होंने, अब वो तो स्पेन में रहते थे, उन सब का उन्होंने अपने पास तुर्की में, अरबी में, फारसी में तो था ही, वो फिर लातिन में अनुवाद हुआ। और जब लातिन में अनुवाद हुआ तो लातिन भाषा से वो जाकर के अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, और तब उन्हें पता चला कि यूनान से लेके भारत तक इतना सारा ज्ञान फैला हुआ है। ये कौन थे? ये सारे लोग मुसलमान थे, अच्छे ही मुसलमान थे। ऐसा नहीं थी कि वो धर्म के विरुद्ध थे। अगर वो विज्ञान पढ़ रहे थे, अगर वो गणित पढ़ रहे थे, अगर वो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे, तो वो कोई धर्म के विरुद्ध नहीं थे। धर्म निजी चीज़ होती है, मज़हब निजी चीज़ होती है, लेकिन ज्ञान, तालीम, वो चीज़ जो होती है वो समाज को आगे बढ़ाती है। और वर्षों तक मुसलमान स्कॉलर्स ने, भारत से लेकर के स्पेन तक के मुसलमान स्कॉलर्स ने इसको बचाया, वरना वो तो भूल जाते। आपको पता नहीं, एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, पुराने हमारी संस्कृत में, फारसी में सिकंदरिया बोलते हैं उसको। उस अलेक्जेंड्रिया में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की किताबें भरी हुई थी। उस लाइब्रेरी को पहली सेंचुरी एडी में जो नए नए क्रिश्चियन बने थे, उन्होंने उसको जला दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उसमें सब में अनेकेश्वरवादी धर्म मानने वाले लोगों के ज्ञान थे, जबकि ऐसा था नहीं। उसमें बहुत सारा पुराना विज्ञान था, बहुत सारा गणित था, बहुत कुछ था। और उसके बाद ये पूरे अंधेरे में चले गए, पूरा यूरोप अंधेरे में चला गया, लेकिन एशिया अंधेरे में नहीं गया। भले आपको कोई कहता होगा धार्मिक बहुत थे, ये थे, जो भी थे, इस्लाम के जो मानने वाले लोग थे वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्वता को, अपने ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा। फिर हम क्यों पीछे की ओर चले गए? हम क्यों खिसक गए पीछे? क्यों वो महिलाएं जो राज कर रही थी, जो पढ़ रही थी, पढ़ा रही थी, वो क्यों पीछे चली गईं? ये क्या बात हो गई? ये इसलिए हो गई क्योंकि जैसे ही शांति आती है कि आलस आ जाता है, और उसके बाद इंसान को छोटी छोटी ज़रूरतें बहुत बड़ी लगने लगती है। आप तो ज़फ़र भाई बहुत से संघर्षशील बच्चों को करीब से देखते हैं। जब उनके पास मकान नहीं होता तो किसी तरह बिस्तर आ जाए घर में, यही बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन जब मकान और बिस्तर आ जाता है तो फिर टीवी भी आ जाना चाहिए, मोबाइल भी लोग फिर बदलने लग जाते हैं, और फिर शादियों में जो खर्च की बात आप कह रहे हैं वो करने ही लगते हैं। दिन में शादियां हुआ करती थी, अब रात में होता है, क्योंकि लाइटिंग उतना सारा सुंदर करना पड़ेगा, डीजे बजेगा, नाचेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो ये क्यों होता है? ये मानसिक आलस आ जाता है। इस मेंटल लेजीनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इस मेंटल लेजीनेस को सबसे पहले घर में दूर करना ज़रूरी है। घर वो जगह है, वो एक्सपेरिमेंटल
प्लेस है जहाँ पे आप सारा का सारा चेंज ला सकते हैं। और घर में फिर निश्चय ही माँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी तमीज़दार इंसान को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी माँ ने इसको बहुत अच्छे संस्कार दिए। पता नहीं बेचारे पिताजी भी कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन वो माँ ही को सारा क्रेडिट मिलता है और डिसक्रेडिट भी फिर माँ ही को मिलता है। महात्मा गांधी कहते थे कि एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाने से 2 परिवार पढ़ते हैं। एक महिला को पढ़ाने से, एक लड़की को, एक औरत को पढ़ाने से, एक बच्ची को पढ़ाने से 2 परिवार पढ़ते हैं। ये उनके ज़माने के ख्याल थे, जब लड़की के लिए शादी करना, एक परिवार बनाना ये बहुत ज़रूरी था और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई इसमें खराबी भी नहीं। और भारत जिस धीमी गति से चल रहा है कि अभी बहुत दिनों तक ये लड़कियों के ऊपर 2-2 परिवारों का बर्डन बहुत दिनों तक रहेगा। लेकिन ये बात सच भी है कि आपके पास जो पैदाइशी तौर पे हम लड़कियों को बेहतर तरीके से पालते हैं। माँओं से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर माँओं से बात कर रही हूँ, कि आप जितने ही प्यार से, सलीके से लड़की को तैयार करती हैं, उतने ही सलीके से लड़कों को भी तैयार करें। अगर लड़के भी उसी सलीके से तैयार होंगे तो लड़कियों के लिए, और जफ़र भाई ने मुझसे कहा था कि थोड़ा इस पर भी बात करें, कि लड़कियों के लिए खतरे कम होंगे। अगर तमीज़दार लड़के सड़कों पे चलेंगे तो लड़कियों के लिए खतरे कम होंगे। और लड़कियों के लिए जो खतरे हैं, उन खतरों के बारे में बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज तालीम पे बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आपके लिए जो शहर के सड़क पे जितने खतरे हैं, उतने ही उस वर्चुअल सड़क पे हैं जो साइबर स्पेस है। जो फिजिकल स्पेस है और जो साइबर स्पेस है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इंसान दोनों जगह वही है। साइबर स्पेस में फ़ायदा ये है कि वो एनोनिमस है, वो गुमनाम है। वो ज़रूरी नहीं, अब आप पता चला कि उसने अपना नाम निशा रख दिया, लेकिन वो है कोई नासिर, ठीक है, आपको पता नहीं है। तो इसलिए वो जो अपना नाम लिख रहा है रमा, वो है कोई रमन। तो ये हमें ये पता नहीं चलता, बस इतना ही अंतर है। वरना बुरे लोग, अच्छे लोग दोनों जगह हैं। बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें फिजिकल स्पेस में भी है, साइबर स्पेस में। तो जो ख्याल और जो केयरफुलनेस आप रखेंगे फिजिकल स्पेस में, वही केयरफुलनेस आप रखेंगे वर्चुअल स्पेस में, वही आपको करना है। लेकिन आप वर्चुअल स्पेस में डर के मारे जाएं ही नहीं, आप चीज़ों को देखें ही नहीं, आप समझें ही नहीं, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि फिर जिस तरफ हम चल रहे हैं, और परिवर्तन तो जीवन का नियम है। कभी तो चक्के पे, बैलगाड़ी पे लोग चलते थे, फिर जीप पे चलने लगे, फिर हवाई जहाज़ पे चलने लगे, फिर पता चला खुद ही उड़ने लग जाएंगे। वो जो भी करेंगे, परिवर्तन जो चेंज है वो एक कांस्टेंट चीज़ है, वो चेंज तो आना ही है। लेकिन उस चेंज के लिए हमें तैयार भी होना है। अब तैयार होने के लिए मात्र 2 चीज़ें मैं आपसे बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको फिज़िकली हमेशा अपने आप को ख्याल रखना है। आपके शरीर का ख्याल सारे बच्चों को, बच्चियां हों, बच्चे हों, आपको ख्याल रखना है। ये बहुत आसान है कि हम जाके जिम में अपनी बॉडी बना लें। जिम में बनी हुई बॉडी तभी बनेगी अच्छी जब आपके अंदर पहले से बॉडी में कुछ ठीक ठाक होगा। तो अपना ख्याल रखें। अब ख्याल कैसे रखेंगे? नींद पूरी लेना चाहिए, खाना ठीक से खाना चाहिए, खाना घर का ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। चटोरी गली बहुत अच्छी है भोपाल में, मैं जानती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिर भी चटोरी गली कभी कभार चले गए, वो भी दोस्तों वोस्तों ने, कभी किसी को बहुत अच्छी प्राइज़ मिल गई, जैसे मी कैप्स वालों ने प्राइज़ दे दिया, तो चलो आज हम कुछ पार्टी कर लेते हैं। लेकिन रोज़ाना अगर हम बाहर ही खाएंगे तो हमारे अंदर तरह तरह की घर में कुछ भी हो, बेहतर खाना बनता है तो हम अपना खाना सही खाएंगे, हम अपने साफ सफाई अच्छी रखेंगे और हम अपनी नींद अच्छी रखेंगे। तो ये हमारी फिजिकल ये हुई। और जो हमारी इंटरनल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ हम अपनी कैसे अच्छी रखेंगे? मेंटल हेल्थ अच्छी रखने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों होता है बहुत अच्छी कंपनी में रहना। उससे अच्छा कुछ नहीं इलाज है मेंटल हेल्थ का। मेरा ये मानना है कि जो सही तरह के दोस्त आपके हैं,
जो दोस्त आपको कभी भी भटकाते नहीं हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भटकन क्या होती है। अभी तो आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस मामले में, लेकिन वो जो दोस्त भटकाता है वो दोस्त नहीं हो सकता। ईश्वर सिंह हमारे दोस्त हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने भटकाया नहीं हमें। सही रास्ता जो बताता है, और सही रास्ते का मतलब ये बोरिंग रास्ता नहीं होता। कोई नहीं कह रहा कि आप गाना मत सुनो, आप दोस्तों के साथ थोड़ा डांस ना कर लो, ऐसा कोई नहीं कह रहा। लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, जिंदगी में अपनी जगह लेने की तैयारी, अगर उसमें कोई आपको भटकाता है तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त तो बेटा जब निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक चीज़ याद रखना, आज आपको लगता है कि आप एक परिवार के हो। जब आप परिवार से बाहर जाते हो तो आप एक मोहल्ले के हो, मोहल्ले के बाहर शहर के हो, शहर के बाहर आप एक प्रदेश के हो, प्रदेश के बाहर एक देश के हो, एक बहुत पुराने और बहुत अजीम देश के बच्चे हो, और उसके बाद आप इस धरती के हो। आप ऐसा अपने आप को जितना बड़ा करोगे उतनी आपके लिए दोस्ती, उतना आपके लिए अपनापन बढ़ता चला जाएगा। वो जो बड़ा होना है, ये जो मेरे तेरे से बाहर निकलना है, ये हमारे लिए, हमारे जो आसमान को छूने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो तब है जब हम अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे। अब भोपाल की गंदगी कौन साफ़ करेगा? जो गंदगी फैलाएगा नहीं वो सबसे ज़्यादा गंदगी साफ़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भोपाल उसका शहर है। हिंदुस्तान में सलाहियत, हिंदुस्तान में प्यार कौन लाएगा? जो हिंदुस्तान को अपना समझेगा। धरती में गर्मी ना बढ़े, धरती को बुखार आया हुआ है आजकल, सबको पता है, तो धरती में गर्मी ना बढ़े इसकी चिंता कौन करेगा? जो धरती को अपना मानेगा। तो ये जो कायनात है, ये अगर आपकी है, इसके आप हिस्से हो, तो आप इसकी जिम्मेदारी लो। तभी, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप इसको अपना नहीं मानोगे, तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आज बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि इतना बढ़िया से सब लोग बता रहे थे कि उन्होंने मिकी ऐप से कितना फ़ायदा लिया। तो वो फ़ायदा जो लिया, तो जिम्मेदारी जब भोपाल की लो तो मिकी ऐप्स की भी जिम्मेदारी लो। और जब भी कुछ बनो, कुछ करो, तो हमेशा जब हमें कोई कुछ देता है और हम उसके बदले में कुछ उसके लिए करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत एक रिश्ता बनाता है। लेकिन जब हमें कोई कुछ देता है और हम चल देते हैं, तो वो मात्र दान होता है, हमने लिया और चल दिए। तो हमें रिश्ता बनाना चाहिए। आप सब रिश्ता बनाएं। और आपने जिस संस्था से लाभ पाकर आप यहाँ पर पहुँची हैं या पहुँचे हैं, और इतना एक रास्ता आपके सामने खुला है, उसके लिए भी आप चिंता करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूँगी। और जितने यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स बैठे हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि हम सब लोग छोटे थे तब से माता पिता जैसे करते थे, जो करते थे, वही हम भी करते थे। अगर घुटनों के ऊपर टांग रख के पिताजी अखबार पढ़ते थे, तो हम भी घुटनों के ऊपर टांग रख के अखबार पढ़ते थे, है ना? तो आप ये मत सोचिए कि आप कोई ज्ञान देंगे तो बच्चा कुछ करेगा। आपको वो लगातार बच्चा देख रहा है, बच्ची देख रही है, आप जो कर रहे हैं बच्चा और बच्ची वही करेंगे। तो यदि आप अपने घर के बुजुर्गों से अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो वो बच्चे आपको आपकी बुजुर्गियत में आपसे अच्छा सलूक करेंगे। अगर आप घर में आते ही सीधे टीवी खोल लेते हैं, तो बच्चे को भी स्क्रीन की आदत लगेगी। आपके घर में अगर किताबें नहीं हैं, तो बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं लगेगी। तो घर में किताबें सिर्फ सजावट के लिए हैं, तो भी किताबों की आदत नहीं लगेगी। तो आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, तो आप भी पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में तमीज़ हो, तो आप भी तमीज़ से रहिए। अगर माता पिता आपस में एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, तो बच्चों की भाषा चिल्लाने की होगी, है ना? तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। आप सब लोगों ने बहुत गौर से मुझे सुना और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस बार भी लग रहा था कि आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन मैं आ ही गई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मिकी ऐप्स के साथ मैं हमेशा हूँ। किसी भी तरह की कोई सहयोग की ज़रूरत है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।